डियर स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। लेकिन उससे पहले एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और इन प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कह सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर होता है और इनका काम क्या होता है, विच कैटलाइजेज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में हम एंजाइम्स को यूज़ कर लेते हैं किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में, एक कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं इनको और बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स में होती हैं बस उन रिएक्शंस को कैटलाइज करने का ये काम करते हैं। कैटलिसिस आप समझ सकते होंगे, उत्प्रेरण जिसको हम कहते हैं, तो ये उत्प्रेरक का काम करते हैं और ये नेचर में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, द मॉलिक्यूल्स अपॉन विच एंजाइम्स में एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। एंजाइम्स जिन भी मॉलिक्यूल्स पर अटैक करते हैं या कह सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट्स। And the enzyme converts the substrates into different molecules known as products। और ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में यानी कि प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो एंजाइम होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा एंजाइम का काम होता है जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में। अब वो किस तरह से काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम इसको पढ़ेंगे कि एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं। The mechanism of enzyme action depends upon the nature of the enzyme and the substrate molecule। तो एंजाइम की जो एंजाइम एक्शन की जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करती है एंजाइम और सबस्ट्रेट के नेचर पर। इन ऑल एंजाइम गवर्न रिएक्शन, जितनी भी एंजाइम से एंजाइम की हेल्प से होने वाली रिएक्शन है, जिन भी रिएक्शंस में एंजाइम जो है एज अ कैटलिस्ट काम करता है, उन सारी रिएक्शन में होता क्या है, द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइन टू फॉर्म एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करते हैं और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इसको हम ES से डिनोट कर रहे हैं। दिस कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम। और फिर क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अनस्टेबल होता है क्योंकि, तो फाइनली टूट जाता है प्रोडक्ट में और एंजाइम में। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन से हम शो भी कर सकते हैं, ये हमने एंजाइम ले लिया E, इसने सबस्ट्रेट यानी जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया उसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, तो E और S आपस में मिलकर ES कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है। फिर फाइनली क्या होगा कि एंजाइम जो है इससे अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। यानी एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और फिर वापस में एंजाइम एज इट इज़ हमें वापस मिल, जैसे कि हमारा कैटलिस्ट का काम भी होता है कि वो रिएक्शन को सिर्फ बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन मतलब रिएक्शन में ऐसे नहीं है कि उसकी रिएक्शन तो होगी लेकिन लास्ट में हमें वो एज इट इज़ वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एंजाइम की रिएक्शन होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, ऑन द सरफेस ऑफ ईच एंजाइम, प्रत्येक एंजाइम की सरफेस पर देयर आर सेवरल एक्टिव साइट्स, बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स का मतलब जहाँ पर की रिएक्शन होने जा रही है। तो द सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एंजाइम एट दीज साइट्स, इन साइट्स पर सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ कंबाइन करता है। एट द एक्टिव साइट्स substrate and enzyme can easily react with each other forming the product। इन एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ बहुत easily रिएक्ट कर पाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट बना देते हैं। द प्रोडक्ट formed by the formation of new bonds dissociate from the enzyme। और जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो ये एंजाइम से अलग हो जाता है और इस प्रोडक्ट में हमारे नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। वो तो नॉर्मली देखते भी हम रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। द एंजाइम बिकम्स फ्री टू बाइंड विद अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट।
तो अब क्या होगा, जब प्रोडक्ट से एंजाइम अलग हो गया तो अब ये एंजाइम फ्री हो जाता है। ये फ्री होके क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट का कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसको बाइंड करने के लिए तैयार रहता है, फिर से ES कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर एंजाइम फ्री हो जाता है, फिर एंजाइम की सबस्ट्रेट से रिएक्शन होती है। तो यानी कि जो ये वाली रिएक्शन है ये चलती रहती है। एंजाइम ने सबस्ट्रेट से रिएक्ट किया, कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर से हमें एंजाइम मिल गया, प्रोडक्ट हमारा अलग हो गया। ये एंजाइम फ्री हो गया, फिर से सबस्ट्रेट का दूसरा मॉलिक्यूल लिया, फिर ये बना, फिर से प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम फिर अलग हो गया, फिर वापस। तो मतलब ये रिएक्शन जो है वो चलती रहती है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। तो द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरीज। दो थ्योरीज से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है लॉक एंड की थ्योरी, मतलब ताला और चाबी वाली थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज पॉस्टुलेटेड बाय फिशर। ये थ्योरी दी थी फिशर ने। ये साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आ सकता है। तो फिशर ने दी थी लॉक एंड की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ द राइट एंजाइम फिट्स इनटू द राइट सबस्ट्रेट द प्रोडक्ट विल फॉर्म, अदरवाइज इट वोंट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक राइट एंजाइम एक राइट सबस्ट्रेट के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट विल फॉर्म, और तब प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, हर ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ठीक ऐसे ही एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा। जो इन दोनों की शेप जब मिलेगी तभी एक दूसरे से कंबाइन कर पाते हैं, अदरवाइज ये कंबाइन नहीं करेंगे। तो कैसे एक दूसरे में फिट हो जाते हैं अभी हम देखेंगे इसको डायग्राम के थ्रू। Substrates that have the specific geometric shape can fit within the specific active site of the enzyme. वो सबस्ट्रेट जिनका की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है, जो कि एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स में जाकर फिट हो जाए वो, ठीक है, तभी वो रिएक्शन होगी। द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फिट लाइक अ लॉक एंड की। जैसे एक चाबी जो है, एक जिस ताले की वो चाबी है उसमें एक शेप बनी हुई होती है, आपने देखा भी होगा कि ताले में भी एक होल सा बना होता है, उसी में हम चाबी को लगाते हैं तो वो फिट हो जाती है, क्योंकि दोनों की शेप जो है वो मिलती हुई है। तो इसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट में भी, जो एंजाइम में एक्टिव साइट है उनकी शेप और सबस्ट्रेट की शेप जो है वो मिलती हुई होगी, तभी वो आपस में एक दूसरे से फिट हो जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम इसको लॉक एंड की बोल दे रहे हैं थ्योरी को, क्योंकि जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है ऐसे ही एंजाइम में सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। द एंजाइम रिमेन्स अनचेंज आफ्टर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। तो जब प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा तो एंजाइम जो है हमारा वो अनचेंज हमें मिलता है, जैसे कि हमारा कैटलिस्ट होता ही है वो अनचेंज रहता है रिएक्शन के लास्ट में। तो ये था लॉक एंड की थ्योरी। अभी हम इसका डायग्राम और देख लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा एंजाइम है सपोज। अब एंजाइम में यहाँ कुछ एक्टिव साइट्स हैं, सबस्ट्रेट हमारा कुछ इस तरीके का है। तो देखिए ये एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब ये एक दूसरे में फिट, क्योंकि दोनों की शेप जो है, यहाँ पर जो एक्टिव साइट्स हैं उनकी शेप क्योंकि इससे मिल रही है, तो ये आपस में फिट हो सकते हैं और ये आपस में फिक्स हो भी गए। ठीक ऐसे जैसे ताले में चाबी जो है एंटर कर जाती है, तो जब ये फिट हो जाएंगे तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा तो प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाता है और एंजाइम हमें एज इट इज मिल जाता है। फिर से ये एंजाइम सबस्ट्रेट के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, फिर से ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन जो है वापस से रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पर जो ये शेप है ये बहुत या स्ट्रक्चर जिसको कह लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बिल्कुल रिजिड शेप में आपको मिलेगी, बिल्कुल ऐसी ही शेप का अगर हमें सबस्ट्रेट मिलेगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हर स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है कि उसकी शेप दोनों की मिलती जुलती होगी, तभी आपस में कंबाइन करेंगे। तो ये तो थी हमारी लॉक एंड की थ्योरी जिसको फिशर ने दिया था। अब है दूसरी थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी। इंड्यूस्ड, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें इंड्यूस कराना पड़ेगा। तो दिस थ्योरी हैज़ बीन प्रपोज बाय कोशलैंड। ये थ्योरी दी थी कोशलैंड ने, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। According to this theory, the shape or structure of active sites are initially not complementary to the substrate molecules. इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब शुरुआत होती है रिएक्शन, इनिशियली शुरुआत में, यानी कि जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर या शेप होती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से मिलती जुलती नहीं होती है। जैसे यहाँ पर बिल्कुल मिलती हुई थी कि इस वाली शेप में ये फिक्स हो जाएगा आपस में, तो वहाँ पर एकदम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, मतलब बिल्कुल मिलती जुलती नहीं होगी उसकी। बट as a specific substrate molecule comes in close proximity to the enzymes, लेकिन जब एक specific substrate
उस एंजाइम की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब उसके पास में आता है। इट इंड्यूसेस अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट। तब क्या होगा, उस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जब ये सबस्ट्रेट इसके पास आएगा तो ये सबस्ट्रेट क्या करता है, इसमें इंड्यूस कर देता है उस चेंज को। यानी एक्टिव साइट पहले स्ट्रक्चर उसका ऐसा था नहीं सबस्ट्रेट जैसा, लेकिन जब सबस्ट्रेट उसके पास आया तब इन एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेट में फिट होने लायक बन जाता है। तो वो कुछ चेंज हो जाता है उसमें, एंड बाइंड्स विद इट, और फिर उसके साथ वो बाइंड कर जाता है। इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट द कन्फिग्रेशन ऑफ द एक्टिव साइट इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड। यहाँ पर एक्टिव साइट का जो कन्फिग्रेशन है या उसका स्ट्रक्चर है या उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है या रिजिड, दृढ़ नहीं है बिल्कुल भी, बट इज फ्लेक्सिबल, पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी वो शेप को अपनी चेंज कर पाएगा। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो शेप को चेंज ही नहीं कर पाएगा। And when a specific substrate comes in contact, the active site undergoes a minor change। तो जैसे ही सबस्ट्रेट जो है एक वो जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, जो हर स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट तो होता ही होता है, ठीक है। तो जब वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट उसके पास आएगा तो यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी, यहाँ इस वाले मॉडल में, लॉक एंड की मॉडल में, ये रिजिड थी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस वाले मॉडल में क्या होता है, जैसे ही सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास आता है, इस सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग इस एंजाइम की शेप जो है वो बदल सकती है। मतलब कहने का ये हुआ कि उन एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर वो रिजिड नहीं है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। और तो थोड़ा सा जो चेंज आता है, एंड बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और ये चेंज होने के बाद तब वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे में फिट होने वाली बन जाती हैं। तो ये था हमारा इंड्यूस फिट मॉडल, जिसमें सबस्ट्रेट जब पास में आता है तब वो इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज को इंड्यूस कर देता है। और यहाँ लॉक एंड की मॉडल में यहाँ पर ये फिक्स्ड साइट है, बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका फिक्स है, यहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों मॉडल में ये डिफरेंस है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रिजिड मॉडल कौन सा है। तो रिजिड मॉडल लॉक एंड की मॉडल हो गया, और फ्लेक्सिबल मॉडल जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन था आज के लिए। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।